Hello friends, welcome to another new session of Smita classes. Today we will be dealing with the science book of standard 5 and the name of the chapter is soil. It is the 7th chapter of the startup science book of standard 5. Name of the chapter is soil. Let's read the chapter. Soil is defined as the uppermost layer of the earth's crust in which plants grow. It is one of the most important natural resources available to us. Plants need soil to grow. It holds the roots of the plants firmly and provides water and other essential nutrients to help them prepare food. Without soil, there would be no plants on our planet. Besides this, soil is a home to many insects and microorganisms. सॉयल को हमारे जो पृथ्वी का क्रस्ट है, अर्थ का जो ऊपर का लेयर है, मिट्टी का ऊपर का लेयर है, उसका जो अर्थ का जो मिट्टी है या अर्थ की जो जमीन है, उसके सबसे ऊपर के लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? सॉयल कहते हैं. ठीक है, जिसमें कि पौधे उगते हैं. तो ये हम लोग के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. प्राकृतिक संपदा जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए है, जो नेचुरली हम लोग को एनवायरमेंट से मिला है. रिसोर्स है क्योंकि इससे हम लोग को बहुत फायदा पहुंच रहा है. प्लांट्स को मिट्टी की जरूरत होती है, सॉइल की जरूरत होती है बढ़ने के लिए. सॉइल क्या करता है? प्लांट्स के रूट्स को पूरा टाइटली पकड़ के रखता है, फर्मली, और सॉइल से प्लांट्स को पानी मिलता है और दूसरा न्यूट्रिएंट्स मिलता है, ताकि प्लांट्स अपना खाना बना सके. मिनरल सॉल्ट ये सब मिलता है. सॉइल अगर नहीं होता, मिट्टी नहीं होती अगर हमारे अर्थ पे, तो कोई भी प्लांट्स भी नहीं होता हमारे अर्थ पे. ठीक है, और इसके अलावा भी सॉयल जो है बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सब के लिए वो घर है. उसमें छोटे छोटे जो ये है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हमारी आंखों से दिखते नहीं है, माइक्रोस्कोप से दिखाई देंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म का घर है सॉयल. There are three main types of soil: sandy soil, clayey soil, and loam. Sandy soil does not hold moisture, thus with water all other essential nutrients also flow away. Due to this, it needs regular addition of fertilizers. Clayey soil is usually rich in nutrients because it can hold moisture, but it forms hard lumps when wet. It also develops cracks in hot weather, causing harm to the roots of the plants. Loam can hold moisture and is rich in nutrients. It has good qualities of both sandy and clayey soil. Hence, it is best suited for plant growth. मेनली जो है 3 तरह का सॉयल होता है: सैंडी सॉयल, बालू वाला; क्लेई सॉयल, गीली गीली मिट्टी टाइप वाला; और लोम होता है, लोम सॉयल. ठीक है, तो सैंडी सॉयल जो होता है, बालू वाला सॉयल होता है, वो अपने भीतर पानी को इकट्ठा करके रख नहीं पाता है, मॉइस्चर को, नमी को रख नहीं पाता है. इसके कारण उसमें से पानी बह निकलता है और पानी के साथ ही जो मिनरल सॉल्ट्स है या पोषक तत्व है सॉयल के, न्यूट्रिएंट्स है, वो सब भी बह के चले जाते हैं. इसीलिए सैंडी सॉइल में अगर हम लोग को प्लांट्स लगाना है और कुछ उगाना है तो उसमें रेगुलरली हम लोग को फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, खाद बाहर से, केमिकल खाद हम लोग को डालना पड़ेगा. क्लेई सॉइल जो है वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है. हाँ, उसमें पोषक तत्व जो होते हैं, जो भी मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं क्लेई सॉइल में. क्यों? क्योंकि क्लेई सॉइल मॉइस्चर को होल्ड करके रख सकता है, नमी को पकड़ के रख सकता है, उसमें पानी रहता है. और जब वो गिरा रहता है तो हार्ड लंप बनाता है, मतलब कठोर ढेला बना देगा, एक पत्थर का ढेला टाइप का फील होगा. हार्ड एक लंप रहेगा, एक मतलब हम उसको हाथ में मुट्ठी में पकड़ के एक हार्ड पत्थर जैसा भी बना सकते हैं जब वह गीला रहता है. और गर्मी के दिनों में क्या होता है, जब वह सूख जाता है तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, और जब उसमें क्रैक्स आ जाते हैं तो प्लांट्स के रूट्स को नुकसान पहुंचता है. लोमी सॉयल जो है, लोम जो है, वो लोम में क्या होता है, उसमें मॉइस्चर रहते हैं और वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है, उसमें पोषक तत्व बहुत रहते हैं. और उसमें सैंडी सॉयल का भी क्वालिटी होता है और क्लेई सॉयल का भी क्वालिटी होता है, इसलिए वो सबसे अच्छा सॉयल होता है प्लांट ग्रोथ के लिए, लोम जो रहता है. Soil formation. Formation of soil is a very slow and gradual process. Soil is formed by the breaking down of rocks due to the action of wind, water, temperature, and microorganisms. This is called weathering. It takes thousands of years of constant weathering to form a layer of soil. Composition of soil. Soil consists of a number of components. These include soil particles like gravel, sand, clay, humus, minerals, water, moisture, and air. Various organisms like earthworms, snail, insects, and other microorganisms like bacteria and fungi are also found in soil. Among these, earthworms are very helpful to the soil. They bury in soil, turn it, and so make it loose.
Not only this, their movement helps to bring the nutrients that are present deeper in the soil to the surface. This improves the fertility of soil and helps in plant growth. Due to this reason, they are also known as farmer's friend. Besides this, microorganisms like bacteria and fungi also help in the complete breakdown of dead plants and animals. This process releases minerals back to the soil, thus enhancing its fertility. ठीक है, क्या कह रहा है? सॉयल कैसे बनता है? फॉर्मेशन ऑफ सॉयल, सॉयल का तैयार होना। सॉयल कैसे तैयार होता है? वो एक बहुत ही स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है, बहुत ही धीमा प्रोसेस है और धीरे धीरे होता है। ठीक है, जब जो है बड़े बड़े पत्थर जो है, रॉक्स जो है, बड़े बड़े पत्थर वह टूट जाएंगे। कैसे टूटते हैं? जब जोर की हवा चलेगी, बारिश का पानी पड़ेगा और बहुत गर्मी ठंड ऐसा होता रहेगा। जब गर्मी में एक्सपैंड करेंगे पत्थर, ठंड में फिर सिकुड़ जाएंगे, ऐसे करके वो टूटते जाते हैं और उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना घर बना देंगे उन पत्थरों पे, तब जाके पत्थर धीरे धीरे टूट जाते हैं। ठीक है, और ये जो पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, इसको कहते हैं वेदरिंग। इस प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग। और थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लगता है, हजारों साल लगते हैं, लगातार वेदरिंग होता रहेगा, तब जाके किसी जगह पे पत्थर सारे टूट के मिट्टी का पूरा एक लेयर बन जाएगा। एक परत मिट्टी का, एक परत सॉयल का बनने के लिए हजारों साल लगेंगे, जिसमें कि पत्थरों में वेदरिंग होता रहेगा। अब सॉयल में कॉम्पोजिशन ऑफ सॉयल, मतलब सॉयल क्या क्या चीजों से बना हुआ है। तो सॉयल में बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। जैसे कि सॉयल पार्टिकल, पहले मिट्टी के ही पार्टिकल, जैसे कि ग्रेवल, सैंड और क्ले। ग्रेवल मतलब कंकड़ होते हैं, सैंड मतलब बालू होता है और क्ले मतलब मिट्टी होती है, गीली मिट्टी टाइप की। ठीक है, ह्यूमस होता है। तो पहला चीज क्या है? सॉयल पार्टिकल होता है। दूसरा चीज क्या है? ह्यूमस है। ह्यूमस क्या है कि जब जो है ये जितने भी प्लांट वगैरह सड़ के मर जाते हैं और जब वो नीचे मिट्टी में मिलने लगते हैं, तब उनको ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाना शुरू कर देते हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको खा के, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी वहां बहुत बढ़ जाते हैं, मर मर के भी गिरते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब, तो वहां पे पूरा एक ग्रीन कलर का लेयर बन जाता है, हाँ, जिसको कि हम लोग ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, उसी तरह सॉइल में और क्या है? सॉइल पार्टिकल है, ह्यूमस है, मिनरल्स है। सॉइल के भीतर बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं ना, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स है, वो सब भी है। वाटर है सॉइल में और एयर है। ये सब कुछ सॉइल के भीतर है। सॉइल पार्टिकल, ह्यूमस, मिनरल्स, पानी और हवा। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे कि अर्थवर्म, आपने देखा है ना, केचुआ जो होता है, अर्थवर्म होता है, स्नेल होते हैं, स्नेल एक होता है ना, और कीड़े, इंसेक्ट्स। स्नेल को क्या बोलते हैं? घोंघा बोलते हैं हम लोग, है ना, हिंदी में हम लोग उसको घोंघा बोलते हैं। और उड़िया में क्या गेंडू बोलते हैं कि क्या बोलते हैं ना उसको, गेंडा बोलते हैं उड़िया में। तो जो ये केंचुए होते हैं और ये जो घोंघा होता है और दूसरे कीड़े होते हैं और माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं। कैसे माइक्रोऑर्गेनिज्म? जैसे बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, ये सब भी सॉइल में मिलते हैं। इनमें से अर्थवर्म जो है, केंचुआ, वो सबसे हेल्पफुल है सॉइल के लिए। क्यों? वो सॉइल में ना क्या करते हैं, अंदर अंदर मिट्टी के भीतर घुस के अपने आप को मिट्टी से ढक देते हैं, मिट्टी में दब जाते हैं और फिर जब वो पलटते हैं तो मिट्टी उनके ऊपर से हट जाती है। इस तरह बार बार वो मिट्टी को अलटते पलटते रहते हैं और मिट्टी लूज करते हैं। लूज करने से क्या होता है कि जो सॉइल का जो पोषक तत्व है, जो न्यूट्रिएंट सब है, जो कि नीचे चला गया है, वह ऊपर आ जाता है। ठीक है, सॉइल का जो न्यूट्रिएंट है जो कि बहुत मिट्टी के बहुत नीचे जगह पे है, मिट्टी के बहुत अंदर के लेयर में है, वो सब ऊपर आ जाता है, तो प्लांट्स को मिल जाता है। इसके कारण क्या होता है? प्लांट्स का फर्टिलिटी, सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ जाता है, मतलब मिट्टी की उपजाऊ शक्ति जो होती है, मिट्टी और भी उपजाऊ बन जाता है, फर्टिलिटी बढ़ जाता है और जिसके कारण प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं। इसीलिए अर्थवर्म को फार्मर्स फ्रेंड भी बोलते हैं। इसीलिए जहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है ना, वहां पे केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालते हैं, वहां पे जाके अर्थवर्म बहुत सारा डाल देते हैं, जो कि मिट्टी को उलट पलट करेगा और प्लांट्स को अच्छा न्यूट्रिएंट्स दे पाएगा। इसके अलावा बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं, वो भी मदद करते हैं कि पूरी तरह से जो मरे हुए प्लांट और एनिमल है उनको पूरा ब्रेकडाउन हो उनका। मतलब जो मरे हुए प्लांट और एनिमल होते हैं, जो मर मर के मिट्टी में गिरते हैं, उनको क्या करता है बैक्टीरिया फंजाई? खाने का कोशिश करता है, उनको छोटे छोटे और भी टुकड़ों में करता है और खाने का कोशिश करता है उनको पूरी तरह से। तो जब वो उनको खाता है, उस समय क्या होता है,
खाता है, फिर वो खुद भी मर के गिरता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो मिनरल्स उस प्लांट के भीतर था वो सब वापस से मिट्टी में आ जाता है और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है, मिट्टी और फर्टाइल हो जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सॉइल इरोजन। Due to natural factors like strong wind, rain and running water, the top layer of soil is often blown or washed away. This removal of top fertile soil by wind, water or other factors is known as soil erosion. Soil erosion results in loss of soil fertility, which makes the land unsuitable for farming. This affects the food availability in that particular region. Let's learn about some factors leading to soil erosion. Soil erosion. क्या होता है कि मिट्टी का जो सबसे ऊपर का परत होता है, जो कि सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है, सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है, वह कई बार ऊपर से उड़ जाता है या ऊपर से बह जाता है। कैसे? अगर जोर की हवा चलेगी और वहां बहुत सारे प्लांट्स नहीं है जिनका रूट्स मिट्टी को पकड़ के रख सके, तब क्या होता है, मिट्टी का जो ऊपर का लेयर है वह उड़ जाता है हवा से। या बहुत जोर की बारिश होगी, पानी पूरे स्पीड से बहने लगेगा, उस समय भी अगर प्लांट्स नहीं है, रूट्स नहीं है प्लांट्स का पकड़ने के लिए मिट्टी को, तो मिट्टी का टॉप लेयर बह बह के चला जाएगा। ये जो मिट्टी का टॉप लेयर बह जाता है, उपजाऊ टॉप फर्टाइल लेयर जो है मिट्टी का बह जाता है वह, या टॉप फर्टाइल सॉयल बह जाता है, टॉप सबसे ऊपर वाली उपजाऊ मिट्टी बह जाती है, इसी को सॉइल इरोजन कहते हैं। ये क्यों होता है? नेचुरल फैक्टर्स के कारण होता है, प्राकृतिक फैक्टर्स के कारण होता है। जैसे स्ट्रांग विंड, बहुत जोर की हवा चलेगी, बारिश होगी, या बहता हुआ पानी बहुत बह रहा है, नदी कोई जोर से बह रही है, उस एरिया में बहती हुई पानी है, बहता हुआ पानी है, तब क्या होगा कि मिट्टी का ऊपर का लेयर जो है वह बह जाता है या धुल जाता है, जिसके कारण मिट्टी का उपजाऊ शक्ति कम हो जाता है और इसी को सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन के कारण क्या होता है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, मिट्टी अब उतना उपजाऊ नहीं होता है, जिसके कारण वो जो लैंड है, वो उस जगह की जो जमीन है वो अनसुटेबल फॉर फार्मिंग हो जाती है। मतलब वहां पे और खेती आप नहीं कर सकते, वहां पे अगर आप पौधे लगाएंगे भी तो पौधे अच्छे से बढ़ेंगे नहीं, उनमें फल अच्छे से आएंगे नहीं। इसके कारण जब वहां की मिट्टी उपजाऊ नहीं रही, बंजर जैसी वहां की मिट्टी हो गई है, तो वहां पे लोग कुछ उगा नहीं सकते, कुछ फसल लगा नहीं सकते, इसके कारण उस पूरे एरिया में खाने पीने की कमी हो जाती है। जब कुछ फसल उगेगी ही नहीं, फूड ग्रेन्स कुछ नहीं होगा नहीं, तो खाने पीने की कमी हो जाएगी। इफ दिस अफेक्ट्स द फूड अवेलेबिलिटी इन दैट पर्टिकुलर रीजन। अब क्या क्या फैक्टर्स है जिनके कारण सॉइल इरोजन होता है, ठीक है? तो उनमें सबसे पहला है विंड। Due to wind, a lot of topsoil is blown away. Especially in desert areas, strong winds carry a lot of sand with them and deposit them in the form of sand dunes on the fertile layer of the land. Water causes soil erosion in two ways, due to rain and due to running water bodies. Heavy rainfalls result in the removal of topsoil. This has a worse effect in hilly regions. Water flows at a great speed down the hills and loosens the particles of soil. This results in washing away of the nutrient-rich soil, making the land barren. Moving water, like a river flowing down a hill, also washes away a lot of nutrients, topsoil and mud along with it. तो पहला फैक्टर जिसके कारण सॉइल इरोजन होता है वह है विंड, जोर की हवा। जब हवा बहुत जोर की चलेगी तो मिट्टी का जो ऊपर का टॉप लेयर होता है, टॉप वाली जो मिट्टी होती है वह उड़ जाती है, ब्लोन अवे, उड़ जाती है। डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तान वाली जगह पे अगर हम लोग जाएंगे तो रेगिस्तान वाली जगह पे बहुत जोर जोर की हवा जब चलती है तो वो क्या करती है, पूरा बहुत सारी बालू जो है, सैंड अपने साथ उड़ा के ले जाती है। और जब उड़ा के ले जाती है, ले जाके पूरे सैंड को उड़ा के एक दूसरी जगह पे जमा कर देती है, इकट्ठा कर देती है, एक छोटे पहाड़ के जैसा सैंड का पहाड़ बना देती है, जिसको सैंड ड्यून्स बोलते हैं। पर यह जो पहाड़ बनाती है वह हवा, वह क्या करती है, कई बार उसको उपजाऊ मिट्टी के ऊपर कर देती है। बालू उठा के रेगिस्तान से ले गई और दूसरी जगह जहाँ उपजाऊ मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है प्लांट्स उगाने के लिए, उस मिट्टी के ऊपर बालू को पूरा बिखेर के पूरा एक बालू का पहाड़ बना देती है। इसके कारण क्या होता है, वो जो उपजाऊ मिट्टी थी वह बालू से ढक गई, अब वहां पे आप पौधे और लगा नहीं सकते हैं। ठीक है, इस तरह जो है टॉप लेयर सॉइल का ब्लो हो जाता है। और वाटर से सॉइल इरोजन होता है दो तरीके से, या तो बारिश के कारण या फिर बहते हुए वाटर बॉडीज। ऐसे पानी के स्रोत हैं
जिससे पानी लगातार जोर जोर से स्पीड से बह रहा है, उसके कारण भी सॉइल इरोजन होता है। जैसे नदियां जोर से बह रही है, झरने जोर से बह रहे हैं, बहुत जोर की बारिश जब होती है, बहुत जोर से बारिश होती है, तब क्या होता है, मिट्टी का टॉप लेयर जो है वह रिमूव हो जाता है, वह धुल के चला जाता है। ज्यादातर ऐसा कहाँ होता है, हिली रीजन्स में, जो जहाँ छोटे छोटे पहाड़ होते हैं वहां पे इसका सबसे बुरा असर देखा जाता है, वर्स इफेक्ट होता है। वहां पे क्या होता है, छोटे छोटे पहाड़ के ऊपर से जब बारिश होती है तो बारिश का पानी जो है वो बहुत ही स्पीड से बहता हुआ पहाड़ों से नीचे चला जाता है, और जब वह स्पीड से बहता है तो जो मिट्टी के पार्टिकल्स उस पहाड़ से जुड़े हुए हैं, पहाड़ पे लगे हुए हैं, वह सब लूज हो जाते हैं जब पानी जोर से बहता है पहाड़ के ऊपर से। जिसके कारण क्या है, जब वो मिट्टी के पार्टिकल लूज हो जाते हैं तो वो वॉश अवे हो जाते हैं, धुल के चले जाते हैं वहां से, और वो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होता है, उसमें बहुत मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो सब बहते बहते वो पहाड़ों के ऊपर से नीचे चला जाता है। और उस जगह की जमीन जहाँ पे पहाड़ में कहीं कहीं जहाँ प्लेन एरिया भी रहता है, जहाँ पे लोग टेरेस फार्मिंग वगैरह कर सकते हैं, वहां की मिट्टी भी धुल जाती है और वो जगह बैरन हो जाता है, मतलब बंजर हो जाती है वहां की जमीन। हाँ, लैंड बैरन हो जाता है, मतलब बंजर हो जाती है। इसी तरह मूविंग वाटर, मान लीजिए बारिश नहीं हो रही है पर पानी बह रहा है, जैसे कि एक नदी एक पहाड़ के ऊपर से बहती हुई जा रही है, तो वह भी अपने साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को धुल के अपने साथ वॉश कर करके ले जाती है। मिट्टी का टॉप सॉयल को भी ले जाती है, ऊपर वाला लेयर जो मिट्टी को था उसको ले जाती है, और मड जो है, गीली मिट्टी जो है, उसको भी वॉश करके ले जाएगी अपने साथ। हाँ, पानी से भरी हुई मिट्टी को भी, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी ले जाएगी। हाँ, जिसके कारण वहां का लैंड फर्टाइल और रहता नहीं है। तो ये हम लोगों ने दो पढ़ा, विंड और वाटर। अभी थर्ड कॉज क्या है सॉइल इरोजन का, वह है डिफॉरेस्टेशन। Excessive cutting of trees or deforestation is one of the chief reasons of soil erosion. The roots of trees hold the soil particles firmly. In the absence of trees, soil in that area becomes quite loose and can easily be taken away by wind or water. ठीक है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब है पेड़ों का काटना। जब एक्सेसिव पेड़ कट जाते हैं किसी एरिया में, देखिए पेड़ काटना ठीक है, 2 दिन में आप पेड़ को काट देंगे, पर पेड़ लगाने में तो समय लगता है। आप पेड़ लगा दिए, पौधे लगा दिए, उसको पेड़ बनने में करीब करीब 6-7 साल लग जाएंगे। तो अगर आप स्पीडली काटते जाएंगे और पेड़ तो 7 सालों में उग रहा है, तो क्या होता है, एक बार में पूरा जंगल ही खाली हो जाएगा, इतनी स्पीडली काटते जाएंगे। तो बोल रहा है एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज होता है जब बहुत ज्यादा पेड़ों को हम लोग काट देते हैं, जिसको कि हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो वह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है सॉइल इरोजन का। क्यों? क्योंकि पेड़ों के जो रूट्स होते हैं, जड़ होते हैं, हाँ, वह क्या करते हैं, सॉइल की मिट्टी को पूरा टाइटली पकड़ के रखते हैं, है ना, मिट्टी को टाइटली पकड़ के रखते हैं। अगर हम पेड़ ही काट दिए तो उनके जड़ भी वहां नहीं रहेंगे, जड़ नहीं रहेंगे तो वहां की मिट्टी लूज हो जाएगी, और जोर की हवा चलेगी या पानी बहेगा तो वो मिट्टी को अपने साथ ले जाएगा, और मिट्टी का ऊपर का लेयर को भी ले जाएगा। ठीक है, दूसरा कॉजेस क्या है, अदर कॉजेस। ओवरग्रेजिंग बाय शीप एंड कैटल ऑल्सो कॉजेस सॉइल इरोजन। Poor farming methods also result in erosion. Natural causes like forest fires also destroy plant cover, leading to soil erosion. दूसरा causes क्या है, overgrazing by sheep and cattle. देखिए, जितने भी ये जो भेड़ें होती हैं, है ना, शीप होता है या फिर गाय होते हैं, काउज, बफेलोज, ये सब जाते हैं खुले मैदान में, जहाँ पे मैदान में ये रहते हैं, बहुत पेड़ पौधे रहते हैं, घास वास रहती है, ये लोग जाके वहां चरते हैं, मतलब खाते हैं घास को। तो अगर ये लोग बहुत ज्यादा घास को और छोटे छोटे इतने पेड़ पौधे हो गए हैं उन सबको खा जाएंगे, तो वहां और पेड़ पौधे बचेंगे ही नहीं, सबको ओवर ग्रेजिंग हो जाएगा। मतलब जितना इनको खाना चाहिए, जितना उस जगह में देखिए, अगर वो खा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, साथ साथ में और उगते भी जा रहा है, पर अगर वो लोग स्पीडली खाएंगे, एक बार में वहां पे 20-30 काउज आ जाएंगे और खा लेंगे, तो उतनी जल्दी वहां पे प्लांट उग नहीं पाएगा, जिसके कारण वहां सॉइल इरोजन हो जाएगा, वहां का मिट्टी हवा से बह के चला जाएगा या पानी से बह के चला जाएगा। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मतलब चरना होता है, खाना, घूम घूम के नीचे के पेड़ पौधों को खाना, जो जानवर सब करते हैं। ओवर ग्रेजिंग मतलब बहुत ज्यादा खा लेना।
पुअर फार्मिंग मेथड्स, देखिए बहुत सारे हमारे जो फार्मर्स हैं उनको नहीं पता कि किस तरह से फार्मिंग करनी चाहिए कि मिट्टी उपजाऊ बनी रहे। कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ये लगाया, राइस लगाया, राइस का सीजन खत्म हुआ, उसके बाद मिडिल टाइम में कुछ ऐसे प्लांट्स लगा देते हैं, लेग्यूम्स लगा देते हैं, हाँ, जैसे पल्सेस लगा देंगे, दाल लगाएंगे, मटर लगाएंगे, तो उससे सॉइल को फिर से नाइट्रोजन और अदर मिनरल सॉल्ट्स मिल जाता है सॉइल को वापस, हाँ। तो ऐसे बीच बीच में दूसरे तरीके से दूसरे लगाना चाहिए प्लांट्स, हाँ, जैसे कि सॉइल का न्यूट्रिएंट शक्ति बना रहे, सॉइल उपजाऊ रहे। या और बीच बीच में कई बार खेतों को थोड़ा खुला भी छोड़ना चाहिए, कुछ नहीं लगाना चाहिए, ताकि उसमें वापस से उपजाऊ मिट्टी आ जाए। तो अगर फार्मर्स इस तरीके से सोच समझ के नहीं कर रहे हैं फार्मिंग, तो इसके कारण भी सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी कम हो जाती है और मिट्टी ऊपर की मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी भी बह जाती है। इसी तरह नेचुरल कॉजेस, कुछ प्राकृतिक प्रॉब्लम भी होगा, जैसे फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग, वो भी मनुष्यों की ही गलती से ज्यादातर लगती है ना। मनुष्य कुछ जलती हुई चिंगारी जंगल में अगर छोड़ आएंगे तो जंगल में आग लग जाती है। तो जंगल की आग से क्या होता है कि जंगल में सिर्फ बड़े बड़े पेड़ नहीं होते हैं, जमीन में पौधे भी होते हैं और उसके नीचे छोटी छोटी झाड़ियां भी होती हैं, और बिल्कुल नीचे जमीन ग्राउंड से सटे सटे छोटे छोटे पौधे भी होते हैं जो पूरे जमीन को कवर करके रखते हैं, प्लांट कवर जो होता है। तो जंगल की आग से वो नीचे का प्लांट कवर भी पूरा जल के खत्म हो जाता है, और उसके कारण वहां की मिट्टी में जो भी अर्थवर्म और बैक्टीरिया वगैरह रहेंगे, ह्यूमस वगैरह भी सब कुछ जल जाएगा और वो मिट्टी और उपजाऊ नहीं रहेगी। Soil conservation. So far we have learnt how soil is important as a natural resource for sustaining life on the earth. Hence it is the responsibility of mankind to preserve soil and avoid losing it as much as possible. The protection of soil and its prevention against erosion is known as soil conservation. Following up the various ways by which soil conservation can be done. Planting trees is the cheapest and most effective way of soil conservation. The roots of trees and plants hold the soil firmly and prevent it from being blown away or washed away. Terrace farming is a very efficient method of soil conservation, especially in hilly region. In this, a landmass is given a stepped appearance in which plants are grown. This slows the washing down of soil. The erosion of soil along the river banks can be prevented to some extent by building dams. These dams control the speed and amount of flowing water. Cattle graze on grass and small plants which cover a piece of land. Thus, they expose the top layer and make it prone to erosion. Therefore, grazing should be allowed only in some particular areas specially meant for it. The other areas should be protected from grazing. ठीक है? कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मतलब सॉइल को बचाना, सॉइल का टॉप लेयर को बचाना, उसकी उपजाऊ शक्ति को बचा के रखना। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा कि सॉइल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, एक प्राकृतिक संपदा है, ताकि हमारे पृथ्वी पे लाइफ बच के रहे, लाइफ अच्छे से चलते रहे। इसीलिए ये मैनकाइंड का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब ह्यूमंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मिट्टी को बचा के रखे, सॉइल को प्रोटेक्ट करना, सॉइल की रक्षा करना और उसको इरोजन से बचाना, उसी को कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल एंड इट्स प्रिवेंशन अगेंस्ट इरोजन। सॉइल को की रक्षा करना और उसको उसके टॉप उपजाऊ लेयर को बह जाने से या धुल जाने से, उड़ जाने से बचाना, उसी को कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन। अब किस तरीके से हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं? सबसे पहले है प्लांटिंग ट्रीज। बहुत सारे हम लोग पौधे लगाएं जो बड़े होके पेड़ बन जाए। ये सबसे सस्ता और सबसे इफेक्टिव मेथड है, सबसे चीपेस्ट और इफेक्टिव मेथड है। ठीक है, हम जितना प्लांट्स लगाते जाएंगे, ट्रीज बनता जाएगा, वो उसके रूट्स निकलेंगे और रूट्स मिट्टी को अच्छे से टाइटली पकड़ के रखेंगे ताकि मिट्टी उड़ नहीं जाए, धुल नहीं जाए। ठीक है, तो ये सबसे इफेक्टिव है, सबसे असरदार तरीका है। और क्या तरीका है? टेरेस फार्मिंग। ठीक है, हिली रीजन्स में, ज्यादातर पहाड़ी एरिया में क्या होता है, टेरेस फार्मिंग करते हैं। वो भी बहुत ही एक अच्छा तरीका है सॉइल कंजर्वेशन का। इसमें क्या है कि जो पहाड़ का स्लोप वाला मिट्टी है, उसमें क्या करते हैं वो लोग, उसके साइड उसको ऐसा साइड में छोटे छोटे बाउंड्री टाइप का बना देते हैं, गोल गोल करके उसको बाउंड्री बनाते हैं। मतलब उसको ना वो लोग सीढ़ी के जैसा अपीयरेंस देते हैं। जैसे आप सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो ऐसे काट काट के सीढ़ी बनाया जाता है ना, उस टाइप का लोग अपीयरेंस देते हैं, मिट्टी को सीढ़ी के जैसा बनाते हैं और उसमें पौधे लगाते हैं ताकि वो जो मिट्टी है वो बह नहीं जाए। मिट्टी को बहने से रोकने के लिए लोग सीढ़ी बनाते हैं और सीढ़ी के एंड में छोटा छोटा बाउंड्री जैसा भी बना देते हैं ताकि पानी उसको बहा के आगे नहीं ले जाए। इसी तरह
नदियों के किनारे पे, रिवर बैंक्स के साइड में जो मिट्टी बह जाती है, हाँ, और मिट्टी का ऊपर का टॉप लेयर बह जाता है, उसको भी बचाया जा सकता है, कुछ हद तक बचाया जा सकता है डैम्स बना के। हाँ, डैम्स बनाते हैं ताकि जो है, डैम क्या होता है, डैम जो है पानी को एक जगह पूरा एक जगह पे जमा कर दिया जाता है नदी के पानी को, और साइड में उसके बहुत ऊंचे ऊंचे बाउंड्री बना देते हैं ताकि पानी वहीं पे जम के रहे, और जब बहुत जोर की बारिश होने लगती है, पूरा फ्लड आने का तरीका लगता है, धीरे धीरे वो पानी को वहां से छोड़ देते हैं ताकि वो डैम के बाउंड्रीज टूटे नहीं। ठीक है, तो डैम्स जब बनाएंगे तो नदी की स्पीड भी थोड़ी कम हो जाती है, नदी के पानी को लोग धीरे धीरे करके बाहर छोड़ते हैं, नदी की स्पीड कम हो जाती है और नदियों के किनारों के सॉइल को इरोजन होने से बचाया जा सकता है। डैम से नदी की स्पीड और जितना पानी बह रहा है, अमाउंट ऑफ फ्लोइंग वाटर, नदी में जितना पानी बह रहा है वो दोनों को ही कंट्रोल करते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये जो गाय, काउस, बफेलोज है, वो लोग घास खाते हैं और छोटे पौधे खाते हैं जो कि लैंड को कवर किया रहता है। हाँ, जिसके कारण क्या होता है, वो लोग खा लेते हैं और लैंड का जो सॉइल का जो टॉप लेयर है वो एक्सपोज हो जाता है, वो बाहर रह जाता है। वो लोग वहां के नीचे के प्लांट्स को खा लिया और सॉइल का टॉप लेयर बाहर रह गया, जिसके कारण वो जल्दी इरोजन हो जाता है, जल्दी उड़ जाता है ना, हवा के साथ। इसीलिए ग्रेजिंग जो है, गाय बैल का चरना जो है, वो कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही अलाउ करना चाहिए, सभी जगह पे नहीं अलाउ करना। जहां हम खेती करनी है वहां पे उनको घास पत्ते नहीं खाने देने चाहिए, कुछ अलग अलग फील्ड से वहीं पे उनको अलाउ करना चाहिए ग्रेजिंग करने के लिए। ऐसे करने से हम लोग उनको सॉइल को इरोजन होने से बचा सकते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे दिया है टेटनस के बारे में। We have already studied about the microorganisms that are present in soil. Some of these are very harmful and may cause disease in human beings. One of these diseases is tetanus. Tetanus, also called lockjaw, is an infection that affects the nervous system and leads to severe stiffening of the body. It is caused by a bacterium. Tetanus occurs all over the world. Its spores are found in the environment, usually in soil, desert and animal waste. क्या कह रहे हैं? हम लोगों ने पढ़ा कि मिट्टी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि माइक्रोस्कोप में ही दिखाई देते हैं। तो इनमें से कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत ही हार्मफुल होते हैं, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और मनुष्यों में बहुत तरह के डिजीज भी कर सकते हैं। उनमें से एक बीमारी क्या है? टेटनस है। एक डिजीज क्या है? टेटनस है। टेटनस का दूसरा नाम क्या है? लॉक जॉ भी उसको बोलते हैं। वो एक तरह का इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, जिसके कारण वो हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम को ही इफेक्ट कर देता है और बॉडी पूरा स्टिफ हो जाता है। बॉडी अचानक से बहुत बहुत टाइट होने लगता है, सीवियर स्टिफनिंग, बहुत ज्यादा टाइटनेस होने लगता है। ये किससे होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। हाँ, एक तरह के बैक्टीरिया से यह होता है, बैक्टीरियम से। ठीक है, टेटनस पूरी दुनिया में हर तरफ होता है और उसके जो स्पोर्स है, यानी उसके जो कहना चाहिए, उसके जो कीटाणु टाइप का कहना चाहिए, वो जो कीटाणु है वह एनवायरनमेंट में मिलते हैं, मतलब हमारे आसपास के सराउंडिंग एरिया में हर तरफ मिलते हैं, मिट्टी में, धूल में, एनिमल वेस्ट में भी। एनिमल्स लोग जो अपने एक्सक्रीटा निकालते हैं, स्टूल, यूरिन, उसमें भी वो उसका स्पोर्स मिलता है और उसका स्पोर्स हर तरफ बिखरा रहता है और उसी से होने का डर रहता है टेटनस। Tetanus infection. The spores of tetanus bacterium enter a human body through an open cut or wound. Upon their entry, they produce a powerful nerve poison. This poison spreads inside the body, especially in the spinal cord, and causes paralysis and stiffness in various muscles of the body. टेटनस का इन्फेक्शन कैसे होता है? जब आपको कहीं पे आपकी बॉडी में कट हो या कोई खुला हुआ घाव हो जो कि खुला है, और आप फिर ये मिट्टी के एरिया में या ऐसे चीज को आप टच कर रहे हैं जिसमें वह स्पोर्स है, वह बैक्टीरिया है, हाँ, तो वही आपके घाव के थ्रू या आपके खुले कट के थ्रू वह बैक्टीरिया आपके बॉडी में चला जाएगा और अंदर जाते ही वो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए एक तरह का पॉइजन बॉडी में छोड़ता है, जो कि बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली पॉइजन होता है। वो पॉइजन पूरे बॉडी में फैल जाता है और हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ की हड्डी, उसके भीतर नर्व्स का बंडल है ना, स्पाइनल कॉर्ड, वहां पे चला जाता है और पैरालिसिस हो जाता है बॉडी को। बॉडी के हाथ पैर काम करने बंद कर देते हैं। ठीक है, बॉडी पैरालाइज हो जाता है और स्टिफनेस इन वेरियस मसल्स ऑफ द बॉडी, और बॉडी का बहुत सारा मसल्स टाइट होने लगता है, लोग अपना हाथ पैर पूरा टाइट करने लगेंगे। The symptoms of tetanus start appearing after 10-12 days of the infection. The early symptoms include headache, muscle contraction, and stiff jaw. The disease, if not cured in time, can also cause death of the person.
ठीक है। क्या होता है, मान लीजिए आपकी बॉडी में टेटनस बैक्टीरिया का स्पोर्स चला गया है किसी खुले घाव के थ्रू, तो आपको 10-12 डेज के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको टेटनस हुआ है। उसका आपको सिम्टम्स सब उसका सारा आपको दिखाई देने लगेगा, उसका किस तरीके का जो टेटनस के कारण जो नुकसान पहुंच रहा है बॉडी को वो दिखाई देने लगेगा। उसमें पहला क्या है, हेडेक बहुत होता रहेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन, आपका मसल्स अचानक से टाइट लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, स्टिफ जॉ, आपके मुंह का जो जॉ है, ये जबड़े जो है वो पूरे टाइट होने लगेंगे, स्टिफ होने लगेंगे। और अगर इस टेटनस के डिजीज को जल्दी क्योर नहीं किया जाए, उसका इलाज नहीं किया जाए, तो लोगों का डेथ भी हो सकता है। Prevention of tetanus. As the saying goes, prevention is always better than cure. It is always better to adopt a few simple measures to prevent tetanus in the first place. Some of the ways to prevent it are: children are usually given prevention from tetanus by a vaccine called DPT. It is an effective vaccine and provides prevention against tetanus. Tetanus can also be avoided by proper cleaning of cuts and wounds with an antiseptic solution and by taking antibiotics. The injection of tetanus must be given after any skin injury. Antibiotics are chemical substances which are capable of destroying or inhibiting the growth of microorganisms like bacteria. देखिए, अब टेटनस को कैसे रोका जा सकता है या टेटनस से कैसे बचा जा सकता है। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, सेइंग है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हाँ, इलाज कराने से ज्यादा अच्छा है कि हम बचाव करें। ठीक है, तो एक सिंपल तरीका अगर हम लोग अडॉप्ट करेंगे, यूज करेंगे, तो टेटनस को हम एकदम शुरुआत में ही रोक सकते हैं। पहला क्या है, बच्चों का जो हम लोग उनको टीका दिलाते हैं, वैक्सीन दिलाते हैं, उसमें एक वैक्सीन होता है DPT, डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस का वैक्सीन होता है। तो बच्चों को वो जरूर ही बचपन में दिलाना चाहिए ताकि वो बच्चों को प्रोटेक्शन दे सके टेटनस से। अगर कभी टेटनस का बैक्टीरिया उनकी बॉडी में चला भी जाए तो वह वैक्सीन उनको बचाएगा। दूसरा क्या है, जब भी चोट लगे, हमारे कट्स हो हमारे बॉडी में, खरोच आए, चोट लगे या घाव हो, तो उसको एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से, जैसे डेटॉल ऐसे जैसे सोल्यूशन से अच्छी तरीके से धोना चाहिए और एंटीबायोटिक्स खाना चाहिए उनको सुखाने के लिए। एंटीबायोटिक्स क्या है, एंटीबायोटिक्स केमिकल सब्सटेंसेज है, केमिकल के टैबलेट्स से केमिकली बनाया गया है, जिससे कि है हमारे बॉडी के भीतर अगर वो बैक्टीरिया गया है तो बैक्टीरिया को और ग्रो होने नहीं देता है एंटीबायोटिक्स, और उनको खत्म भी कर देता है, उनको मार भी देता है। तो टेटनस को हम लोग बचा सकते हैं एंटीबायोटिक्स खा के भी, और घावों को अच्छी तरह एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से धो के। और जब भी कोई जोर की चोट लगे, स्किन इंजुरी हो, जैसे कि आपके स्किन को नुकसान पहुंचा है, चोट हो, घाव हो, तो इंजेक्शन टेटनस का जरूर ही लेना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर खत्म हुआ। इजी चैप्टर था, है ना, आप लोगों को पसंद भी आया होगा। इसमें आप लोग एक नया चीज टेटनस के बारे में जाने, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। अब आप क्या करिए, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ ये वीडियो शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल बटन मत दबाना बिल्कुल मत भूलिए। ओके, थैंक यू।